प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास सतारा, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, जन्म होता है मार्गशीर्ष, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, दिन मंगलवार। मार्गशीर्ष माह में जन्मे लोग कभी कभी अपनी शठता कर जाते हैं, मतलब कभी कभी उनमें, उनके निर्णयों में मूर्खता देखी जा सकती है। दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ जाने से व्यक्ति में धीर, शांत और गंभीर होने का गुण थोड़ा कम हो जाता है। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति एक तरफा विचार करने वाला प्रेमी होता है, मतलब किसी भी विषय को एक तरफ से देखेगा, दोनों तरीके से उसके दोनों ही पक्षों को सामने रख करके अध्ययन करने में उसका मन नहीं लगता। मतलब कहने का अर्थ है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, हमें उस विषय के दोनों ही, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही स्थितियों को समझना होता है। मंगलवार को जन्मे हैं और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव एकादशवें के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी होकर के इस कुंडली के लिए परम पापी ग्रह के रूप में अपने आप को उपस्थित करते हैं और जातक की महत्वाकांक्षा को वृद्धि में रख रहे हैं। उन पे दो शुभ ग्रह की दृष्टि सुख और लाभ को देने वाली बन रही है। मतलब ये इस कुंडली के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थिति का निर्धारण और निर्माण कर रही है कि एकादशवें भाव के स्वामी स्वग्रही और दो शुभ ग्रह की उस पे दृष्टि। इसके ऊपर शनि की दृष्टि जो ठीक नहीं है, मंगल की दृष्टि शनि पे, शनि की दृष्टि मंगल पे। मतलब इस कुंडली में आरंभ में ही मैं कह देता हूं, जितनी भी विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा, माता पिता को लेकर के, पति पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, परिस्थिति कारोबार को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, नुकसान को लेकर के हो, वो उस ग्रह के ही कारण होगा जो जन्म कुंडली में शनि और मंगल। क्योंकि जरा देखिए तो मंगल की नीचे दृष्टि शनि पे है और शनि की नीचे दृष्टि मंगल पे है, ये ठीक नहीं होता। इस वजह से ये स्थिति बनेगी और जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से जन्म जो हुआ है वो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का हुआ है। इस अवस्था में व्यक्ति सामने वाले पे पूर्णतया विश्वास नहीं कर पाता और कई बार वो गड़बड़ी कर जाता है। स्वयं के हड़बड़ी स्वभाव के कारण कई बार उसको आर्थिक संकटों से गुजरना भी पड़ता है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा पापक ग्रह होते हैं और ये व्यक्ति के धन, मान, प्रतिष्ठा, बुद्धि, यश, कीर्ति, लगातार मेहनत करना और नौकरी में मतभेद देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये स्वास्थ्य को भी परेशान करना, माता के घर में दूरी रखना, वैमनस्व का भाव आना, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, छल, कपट, जल्दबाजीपन, किस तरीके की स्थितियों का निर्धारण जन्म कुंडली में चंद्रमा के पापक होने के कारण ऐसा होता है। व्यक्ति लगातार अपनी मन स्थिति को एक जैसा नहीं बना पाता और सदैव जीवन भर गलतियां करता रहता है। उन गलतियों से वो सीखता नहीं है। स्वाति नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र तो राहु देव का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो वायु देवता हैं। ऐसी स्थिति में जातक को ओम वायवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, यज्ञ, दान, पूजा पाठ ब्राह्मण के निमित्त दान करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा को अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें बढ़िया भोजन पवाना चाहिए और अगर हो सके तो जावित्री की जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए चांदी के ताबीज में। इसके अतिरिक्त गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ और 5वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य को अर्घ, गणेश जी को दूर्वा दल अर्पित करना चाहिए। ये सब चीजें बड़ी ही आवश्यक हो जाती हैं। शोभन योग में जन्मे होने से व्यक्ति शोभायमान होता है। शूद्र वर्ण योग जैसे नाम के होते हैं वैसे ही अपने प्रभाव देते हैं। तो शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण सात्विकता है और शूद्र वर्ण के होने के कारण तामसिकता है। मतलब तमस तत्व की प्रधानता और सत्व गुणों की प्रधानता से व्यक्ति सराबोर है। तमस तत्व की प्रधानता के कारण जल्दबाजी, ईर्ष्या, कटुता, शठता, मूर्खता, जड़ता और कई बार व्यक्ति बैलेंस न करे, परेशान रहे, घबराहट में रहे, जल्दबाजीपन में रहे, लगातार मेहनत न करे, लगातार आलस्य का प्रभाव बना रहता है, किसी पे विश्वास न करे, न कभी किसी का विश्वास पात्र बन पाता है। तो जीवन में जितनी भी परेशानी हो रही है वो लगभग
ऐसे ही बन रही है। ये आपकी कुंडली का पंचांग था। इसमें सबसे कमजोर जो पक्ष बना है वो शूद्र वर्ण बना है, मतलब हमें खूब साफ कपड़े पहनने हैं। ये बात याद रखिए। लक्ष्मी जी उसी व्यक्ति पे प्रसन्न होती हैं जिसके दांत साफ हो, जिसका हृदय साफ हो, जिसके कपड़े साफ हो, जिसके नाखून साफ हो, और जो बिल्कुल ही साफ स्पष्ट हो, चाहे वो अंदर से चाहे वो बाहर से। आप जितने ही साफ रहेंगे ना, उतनी ही देवी मैया की कृपा आप पे बनी रहेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस वजह से हमें जितना ज्यादा हो सके अपने आप को बिल्कुल ही स्पष्ट रखना है। कोई मन में भेद नहीं रखना है, कोई चालाकी नहीं करनी है, चापलूसी चटुकारिता नहीं करनी है, और ये कुंडली ऐसी कर सकती है। मिथुन लग्न में 25 अंश का लग्न बना है। पुनर्वसु नक्षत्र का तीसरा चरण होगा, ये नहीं दूसरा चरण है। मंगल का प्रभाव रहेगा इस नक्षत्र पे। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी होते हैं और बुध का यह लग्न है। तो बुध गुरु और मंगल के प्रभाव के कारण लग्न का मान 25 अंश, ये प्रबुद्ध लग्न होगा, और ये प्रायः 30 अंश और 25 अंश का जो लग्न होता है इसे अनुभवी लग्न कहते हैं। ऐसी अवस्था में जातक अनुभव गम्य बातें करता है और वो शातिर होता है। मिथुन लग्न के लोग वाक्पटु होते हैं। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि किस विषय का कब और किस व्यक्ति का कब कैसे इस्तेमाल करना है। वायु तत्व का यह लग्न है, शीर्षोदयी राशि है, बुध की गौण राशि है, और लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली के 6वें भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, जहां इनका बल गुरु और चंद्रमा बढ़ा रहे हैं। जिस भाव के अधिपति जहां बैठे हैं, अगर उस भाव के ठीक पीछे दो शुभ ग्रह बैठे हों, इसका अर्थ होगा कि लग्न यानी कि व्यक्तित्व, चरित्र, स्वास्थ्य, आयु, दिनचर्या ये सब ठीक रखेंगे। भले ही लग्नेश के 6वें भाव में होने के कारण व्यक्ति के जीवन में प्रतिस्पर्धा रहेगी, नौकरियों में तकलीफ हो सकती है, व्यापार में तकलीफ हो सकता है, पर फिर भी वो व्यक्ति ब्राह्मणों का हित चिंतक पूजक होता है, धर्म को पालित करने वाला तार्किक होता है ना, और ज्ञानी होता है, सुखी होता है, मानसिकता अच्छी है क्योंकि गुरु और चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं। चतुर्थ स्थान में केतु माता को रोगी बनाते हैं। द्वितीय भाव में शनि व्यक्ति को धन कमाने में दिक्कत देते हैं और व्यक्ति के किसी भी कार्य को विलंब से करने वाला या होने वाला बना देते हैं। शुक्र सप्तम स्थान में अकेले, किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, उनके ठीक पीछे सूर्य और बुध पत्नी को तार्किक बना रहे हैं। एक अवस्था के हिसाब से शुक्र यहाँ पे अकेले बैठे हों तो ये पुरुष की कुंडली के लिए शुक्र का सप्तम भाव में, चूंकि पुरुषों की कुंडली के लिए सप्तम भाव के कारक शुक्रदेव हो जाते हैं और जातिकाओं की कुंडली के लिए सप्तम भाव के कारक गुरुदेव हो जाते हैं, तो यहाँ पे शुक्र अकेले बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति के साथ गुरु और शुक्र का परिवर्तन प्रेम विवाह की तरफ लेके जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता रहता है ना, लेकिन वो विषय संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, बुद्धि संपन्न है। ये गुरु और शुक्र का परिवर्तन, ये परिवर्तन राजयोग बनाएगा। पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना, सप्तमेश का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाएगा अपनी दशाओं में, पर बेसिकली चंद्रमा के पापक होने के कारण कई बार ये परेशानी का माहौल न खड़ा करें और आपके पास जो वास्तविक एनर्जी है उसको लेकर के व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बात कही थी, और चंद्रमा जो बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? तुला राशि में। स्वाति नक्षत्र का ये नक्षत्र रहेगा, 18 अंश के चंद्रमा बैठे हैं। स्वाति नक्षत्र के बारे में मैंने चर्चा की। तो व्यक्ति जो होता है वो संवेदनशील होता है, न्याय प्रिय होता है, बहुत ज्यादा मतलब रुक रुक करके धीरे धीरे बोलने वाला होता है, थोड़ा कभी कभी राहु से प्रभाव में आ जाता है। इस वजह से शातिर, ज्ञान, अपना ज्ञान भगाना, अपनी प्रशंसा करना, अपने मन की बात, अपने मन के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने विषय के बारे में सोचना, अपनी बड़ाई प्रशंसा खुद से करना। जबकि रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास बाबा ने कही है कि जो व्यक्ति अपने से स्वयं से अपनी प्रशंसा कर लेता है वो कम से कम वो पाप ही करता है लगभग, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बात कही कि गुरु और चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है। अपनी कमजोरियों को और कमियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ये कुंडली सप्तम भाव के शुक्र के अकेले, नवांश कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, चतुर्थ स्थान में मंगल और गुरु। यहाँ पे तो स्थिति बहुत अच्छी बनी है, पर जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे नवांश कुंडली में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा नहीं बैठा है, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते, वृष लग्न की कुंडली के लिए सूर्य भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, और वृष लग्न की कुंडली के लिए मंगल भी अच्छे नहीं होते। तो इस कारण से यहाँ पे कई बार संघर्षों की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पर बैठे तीनों ही ग्रह, मंगल, गुरु और सूर्य, तीनों ही ग्रह मित्र हैं एक दूसरे के परस्पर। इस वजह से इसे बैलेंस्ड दाम्पत्य कहेंगे, मतलब उसमें परेशानी आ सकती है, यहाँ पे कलह का वातावरण बन सकता है,
यहाँ पे कठोरता दिखाई दे रही है, और यहाँ पे गुरु के कारण रोग, दाम्पत्य में परेशानी, और कई बार यहाँ के अधिपति जो शनि है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, और शुक्र शनि राहु का संबंध ससुराल वालों के साथ कई बार मतभेद की स्थिति में भी लेके स्थितियां जा रही हैं। उसी तरीके से अगर दशमांशा की बात करते हैं तो लग्न में गुरु, और यहाँ पे जो सूर्य बैठे ये तो बहुत अच्छा बैठे हैं, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं पर शत्रु की राशि में बैठ रहे हैं। यहाँ पे मन मस्तिष्क कभी कभी बेचैन है, परेशान है, बहुत ज्यादा इच्छा, यहाँ पे मंगल और शुक्र के कारण ये परिस्थिति को गड़बड़ कर रहे हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा अपने आप को शांत रखना होगा, बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको आपकी कुंडली के विषय पे और भी लेके आते हैं। चतुर्थ स्थान में जो केतु बैठे हैं ये मानसिक चिंताओं से व्यक्ति को ग्रसित रखते हैं, और चूंकि वहां पे हस्त नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में बैठा है, इस वजह से यहाँ पे कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित होते हुए भी देखा जाता है। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होने से देवगुरु बृहस्पति यहाँ दोषयुक्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ बैठे नहीं है। और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए दो भावों के स्वामी होने से देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगना होता है, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ बैठे नहीं है। लेकिन मिथुन लग्न की कुंडली चूंकि ये द्विस्वाभाविक कुंडली होती है, यहाँ सप्तम भाव बाधक भाव होता है, और सप्तम भाव में बैठा ग्रह बाधाएं देता है। तो शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, इस वजह से शुक्र यानी कि पत्नी, सांसारिक सुख, सांसारिक सुखों की प्राप्ति, है ना, इन सभी चीजों में व्यक्ति को परेशान होते हुए भी देखा जाता है, या कई बार उसे बहुत सारी चीजों से उलझते हुए भी देखा जाता है, या इन सभी चीजों के प्राप्त होने में उसको विलंब का सामना भी करना पड़ता है। ये पहली बात है। दूसरा कि ये जो सप्तम भाव होता है ये केंद्राधिपति दोष का भाव होता है। यहाँ पे केंद्राधिपति दोष इस भाव को लगता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष गुरु को, दूसरे नंबर पे शुक्र को लगता है। तो यहाँ शुक्र दो तरीके से जातक के जीवन को परेशान करेंगे, एक सप्तम भाव में बैठने के कारण, और दूसरे केंद्राधिपति दोष सप्तम भाव को लगता है। सप्तम भाव में बैठने के कारण बाधक भाव या बाधक ग्रह शुक्र के रूप में, मतलब इस कुंडली के लिए कमजोर ग्रह के रूप में शुक्र ही बन रहे हैं। मतलब शुक्र की दशा जातक के जीवन में कष्ट देने वाली हो सकती है, दाम्पत्य को परेशान करने वाली हो सकती है, निश्चिंतताओं से व्यक्ति को परेशान करने वाली हो सकती है। उस पे जब जन्म कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं होती है तो ये परेशान करने का और भी प्रधान कारण बन जाता है। ये परिवर्तन योग के कारण गुरु और शुक्र, गुरु जब आएंगे तो व्यक्ति को लाभ होगा, लेकिन वैसे यशस्विता, ज्ञान, बल चंद्रमा के कारण, गुरु के कारण मिल रहा है, लेकिन शुक्र के कारण यहाँ पे जातक के जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि उल्टे ये दो शुभ ग्रह के नहीं बल्कि दो पापक ग्रह के केंद्र में उपस्थित है। इनके एक्सिस में दोनों ही तरफ पापक ग्रह बैठे हैं। दशम स्थान में राहु जो होते हैं वो तटस्थ होकर के मीन राशि में संपूर्णतया जातक के जीवन को एग्रेशन देते हैं, बल देते हैं, साहस देते हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि पे देख रहे हैं। इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में इस भाव से केंद्र में बैठा है, उस भाव पे राहु की दृष्टि है, तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का जो धन क्षेत्र है और व्यक्ति का जो इनिशियल थॉट आ रहा है वो तिकड़मी है, चिंताओं से ग्रसित है, उसमें राजनीति है, उसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, जो विचार बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं बन रहे हैं। उस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर के हमें मतभेद में नहीं जाना है, अपनी वाणी को कठोर, कड़वा और ईर्ष्यालु नहीं बनने देना है। इन सभी चीजों का ध्यान निश्चित रूप से रखना होगा। किसी भी भाव का स्वामी उससे 4 घर आगे बैठे तो निश्चित रूप से वो अच्छा करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति पैतृक संपत्ति को बढ़ाने की अगर बुद्धि रखेगा तो उसको बल मिलेगा, लेकिन अगर उसका वो लाभ कमाने लगे या सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने लगे तो फिर उसको नुकसान होगा। कुटुंबजनों से मतभेद यहाँ पे शनि के शत्रु भाव में बैठने के कारण होता है। तृतीय स्थान के अधिपति अपने भाव से 4 घर आगे, इस वजह से व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। चतुर्थ स्थान के अधिपति अपने से 3 घर आगे, ये सरकारी नौकरी में सहयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा चूंकि पापक हुए हैं इस वजह से सरकारी नौकरी में व्यक्ति लगातार मेहनत नहीं कर पाता है। और हालांकि नौकरी का भाव यहाँ पे बहुत ही बलवान बना हुआ है, क्योंकि इस भाव के अधिपति स्वग्रही गुरु से दृष्ट हैं और 6वें भाव में बैठे चतुर्थ भाव के अधिपति। लेकिन चंद्रमा जो कि मतलब एक तरफा एक लगातार मेहनत करने का जो बल प्रदान करते हैं उसमें चंद्रमा के कारण कमजोरी आ रही है, और लेकिन नौकरी के 75% योग इस कुंडली में मजबूती से बन रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली के सप्तम में, इस वजह से प्रेम विवाह के योग और बुद्धिमानी व्यक्ति को शुक्र की दशा में मिल जाती है। लेकिन उसी शुक्र की दशा में जो चीज आप सोच रहे हैं उस पे आपको हाथ में आकर के निकल जाए, तो ऐसी चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
पंचम भाव के बाद छठवें भाव के अधिपति एकादशवें में, किसी को भी पैसा देने से बचना चाहिए, हालांकि पैसा निकल जाएगा, अटकेगा नहीं, लेकिन व्यक्ति की कुंडली में नौकरी का योग मजबूत लगेगा। सप्तम स्थान के अधिपति पंचम में, ये स्थिति अच्छी बनी है और ये महान परिवर्तन योग बनेगा, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में धन, लाभ, दाम्पत्य, परिवार, ज्ञान, गुण, संतान आदि की वृद्धि होते देखी जाती है। व्यक्ति भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, दानी होता है, संवेदनशील होता है, न्याय प्रिय होता है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, लक्ष्मीवान होता है ना। भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, जाकर के द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव के अधिपति कहाँ बैठे, अपने भाव से चतुर्थ। भाग्य के कारक ने भाग्य को देख लिया। भाग्य भाव के ऊपर अगर देखें तो किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उल्टे जन्म कुंडली में गुरु उसको देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात होगी। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सुख मिलेगा। लेकिन सिद्धांत कहता है कि भाग्य भाव का अधिपति अगर 12 में, भाग्य भाव का अधिपति अगर दूसरे, भाग्य भाव का अधिपति अगर तीसरे भाव में हो तो भाग्य की चिंता भी देते हैं। ऐसी अवस्था में उसका भाग्य मंद गति से विकसित होते हुए देखा जाता है। भाग्य कुछ और नहीं, पूर्वजों का आशीर्वाद है। इस वजह से हमें उनकी पूजा आराधना नित्य प्रति करनी चाहिए। अष्टम भाव के और नवम भाव के स्वामी होकर के शनिदेव द्वितीय भाव में व्यक्ति को गंभीर बनाएंगे, लेकिन धन हानि की चिंता भी दिखाएंगे। मतलब व्यक्ति का धन हानि होगा। शनि की दशा में धनहीनता, धन हानि, कठोर कड़वा या दुश्मनों से उलझना, परेशान करना, दाम्पत्य में परेशान होना, शत्रुओं से परेशान होना, ससुराल वालों से परेशान होना, अपनी ही वाणी इतनी खराब हो जाए कि व्यक्ति सब मित्र को भी शत्रु बना ले, है ना। लेकिन तर्क बल यहाँ सूर्य और बुध है, इस वजह से अपने तर्क के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने बुद्धि के बल के विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना होगा। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये बहुत ज्यादा शनि मंगल आपको विपरीत परिस्थितियों में उलझा देंगे, इस वजह से इसका ध्यान रखना होगा। दशम स्थान के अधिपति का पंचम भाव में बैठना, पंचमेश का केंद्र में बैठना, ये अकेला एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। दशम स्थान में राहु व्यक्ति को काफिला, गाड़ी, भवन, सुख बहुत अच्छा दे देते हैं और तटस्थ हो जाते हैं। मतलब न तो अच्छे हैं न तो बुरे हैं, मतलब उनका आपको फल अच्छाई के तौर पे अगर करेंगे तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो वो बुरा भी देने वाले हो जाते हैं। एकादशवां भाव बहुत अच्छा बना है, 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के सप्तम में, लेकिन वो कई बार दाम्पत्य को परेशान पत्नी खर्चीली मिल जाती है। वहीं नवमांश कुंडली में लग्न का अधिपति अष्टम भाव में दशमेश के साथ बैठा है, नौमेश के साथ बैठा है। इस कारण से कई बार हमें वहां पे थोड़ा बहुत विचार करके और विवाह बिना मिलाए नहीं करना चाहिए, कुंडली मिला करके करना चाहिए। ये कुंडली चंद्र कुंडली से मंगलिक होगी, लेकिन खराब मंगलिक नहीं है। इस कुंडली में मात्र एक परेशानी जो मैं कहूंगा, ये शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना। दशमांशा चक्र में लग्न में गुरु बैठे हैं, ये आपको सुखी और भाग्यशाली बनाते हैं। जन्म कुंडली के दशमांशा चक्र में तृतीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं और उनसे केंद्र में बुध बैठे हैं। चंद्रमा से केंद्र में बुध, कारोबार को लेकर के व्यक्ति सदैव कंफ्यूजन में रहता है। यहाँ पे सूर्य जो केतु के साथ बैठे हैं, यहाँ पे भी कई बार मानसिक परेशानी और मानसिक घबराहट, बेचैनी को जातक के जीवन में देखने को मिलता है। जो लक्ष्मी जितनी जल्दी आनी चाहिए वो व्यक्ति के प्रभावों के और व्यक्ति के ही कमजोर पक्ष के कारण वो नहीं आती है। अब इसके बाद बात करते हैं कौन से ग्रह इस कुंडली में कैसा परिणाम देंगे। तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी होकर के देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली के मारक भाव के अधिपति बनते हैं, लेकिन चूंकि वो इस कुंडली के लिए मारक बनेंगे नहीं, क्योंकि वो यहाँ बैठे नहीं हैं और न तो उनका संबंध राहु केतु आदि ग्रहों से हो रहा है, न तो शनि से हो रहा है। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में राहु से दृष्ट, मंगल से दृष्ट होने के कारण, भाग्येश होकर के अष्टम भाव के अधिपति होने से दोषयुक्त होने के कारण और द्वितीय भाव में बैठने के कारण इस कुंडली के लिए मारक ग्रह के रूप में शनिदेव प्रधान मारक ग्रह के रूप में उपस्थित करेंगे। दूसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी होकर के मारक ग्रह बनेंगे, लेकिन वो भी इस कुंडली में मारक ग्रह नहीं बनेंगे, होंगे द्वितीय भाव के स्वामी के कारण, पर चंद्रमा मारक बनेंगे नहीं, क्योंकि वो मारक होते नहीं है। भाव के अधिपति है, इस वजह से वहां पे किसी भी ग्रह की राशि बनेगी वो उसका मारक बनेगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा मारक बनते नहीं है। हाँ, लेकिन जब कभी भी उस चंद्रमा में केतु का अंतर आएगा, राहु का अंतर आएगा, तब वो मानसिक रूप से बुद्धिया, बुद्धि, विवेक आदि को परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। तो प्रधान मारक बन गई ये। इस कुंडली में पापी ग्रह कौन होगा? जो व्यक्ति से पाप करवाएगा, हिंसा करवाएगा, झूठ बोलवाएगा, चापलूसी करवाएगा, चोरी करवाएगा, जो भी गलत काम होगा वो छठवें और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के मंगलदेव करेंगे। अब कहने को तो ये चूंकि कलयुगी प्रभाव है, लेकिन यहाँ पे एकादशवें भाव में मंगल स्वग्रही हैं और 2 शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो इस वजह से व्यक्ति अपने जीवन में समस्त लाभ और समस्त इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला होगा। पर बात क्या होगी कि किसी भी तरीके से करेगा,
है ना। युद्ध के लिए वो किसी भी अपने पद को प्राप्त करने के लिए, अपने धन को कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और वो क्यों करेगा? क्योंकि एकादशवें भाव पे मंगल बैठे हैं, उसके ठीक पीछे राहु बैठे हैं। इस वजह से ये जो स्थिति बन रही है, मंगल यहाँ पे प्रधान पापक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। जन्म कुंडली में शुक्र 12वें के साथ साथ पंचम के अधिपति विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठ करके 12वें के अधिपति होकर के सप्तम में, राहु और केतु से केंद्र में, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं, और 12वें भाव का फल करेंगे। क्योंकि विषम संख्या की राशि में बैठे हैं तो शुक्र देव भी इस कुंडली के लिए कई बार पत्नी से मतभेद देने वाले ग्रह के रूप में बनेंगे। चूंकि सप्तम भाव में बाधा देने रहे हैं, बाधा देने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे, तो शुक्र शनि मंगल की दशा इस कुंडली के लिए कष्ट देने वाली दशा बनेगी। बाकी वैसे गुरु चंद्रमा और सूर्य बुध आदि ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। एक एक ग्रहों को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जन्म कुंडली में चंद्रमा की। यहाँ तुला राशि में और यहाँ पे बैठे हैं कहाँ? मीन राशि में। तो यहाँ तुला और यहाँ मीन, चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और अपने बुद्धि को गलत क्षेत्र में जाते हुए नहीं ले जाना चाहिए, मतलब बचा करके रखना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। मंगल बात करते हैं तो मंगल यहाँ मेष राशि में, यहाँ मंगल सिंह राशि में। मंगल की दशा जातक के जीवन को धन, मान, प्रतिष्ठा, लाभ देने वाली बनेगी, लेकिन कई बार उसे निर्दयी, कठोर और अपने मन का करने वाला भी बना देगी। वही मंगल उसको घर परिवार के लोगों से मतभेदों में ले जाने वाली भी बनेगी और घर में कलह का वातावरण, आक्रामक रवैया बनाने वाली या अपनाने वाला ग्रह बन जाएगा। चंद्रमा मंगल। उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। यहां बैठे हैं सूर्य वृश्चिक राशि में, यहां बैठे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रह वर्ग उत्तम है, इस वजह से जातक को पराक्रमी, कम्युनिकेटिव, सुखी और श्रेष्ठ दाम्पत्य को ले चलने वाला, बहुत मजबूत स्थिति और शुद्ध अंतःकरण वाला, पत्नी को न्यायप्रिय और बढ़िया बना देता है। मतलब सूर्य की दशा जातक के जीवन के लिए लाभ और धन को देने वाली होगी। पर दशमांश कुंडली में राहु और केतु के संपर्क में आने के कारण कई बार ये धन कमाने में मशक्कत भी जातक को करवाएगी अपनी अंतरदशा दशा में। बुध के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा मंगल सूर्य के बारे में बात की। बुध यहाँ वृश्चिक राशि में, यहाँ पे बुध बैठे हैं कहाँ? कर्क राशि में। पर फिर भी बुध की दशा में जातक के जीवन में लाभ, कम्युनिकेशन, मेहनत से धन कमाना, वाणी का प्रभाव, समस्या को समझना और चिंतन करना, साहस और ज्ञान के बल की वृद्धि करने वाले ग्रह के रूप में बुध उपस्थित होंगे और जातक के जीवन को भाग्यशाली, नीतिज्ञ और मतिमान बनाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में तुला राशि में, नवांश कुंडली में कुंभ राशि में। देवगुरु बृहस्पति की दशा में दाम्पत्य, संतान, व्यापार, भाग्य, उच्च शिक्षा, ऊंचा पद और अपना व्यापार, ये सब अच्छा होगा। बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र धनु राशि में लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में भी धनु राशि में। तो दो ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो गए। आचार्य वराह मिहिर ने लिखा कि अगर एक से अधिक ग्रह वर्गोत्तम हो तो व्यक्ति धनी होता है और निश्चित रूप से वो अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाने वाला भी होता है। तो शुक्र भी आपकी कुंडली के लिए लाभदायक ग्रह बन रहे हैं, पर जितना परिणाम मैंने निगेटिवली कहा है वो भी जरूर उस दशा काल में मिलेगा। बात करते हैं शनिदेव की। तो लग्न कुंडली में वो कर्क राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो बैठ रहे हैं धनु राशि में। दशमांशा कुंडली के लिए भी वो व्यापारिक ग्रह बन रहे हैं। थोड़ा आलस्य, थोड़ा प्रमाद, थोड़ी कुंठा, थोड़ी जागृति, थोड़ी से परेशानियों को देने वाले, भाग्य में संघर्ष देने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। धन मोटा व्यक्ति कमाता है, मोटे धन से सुखी होता है। शुक्र और शनि की बात हो गई। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए जिस स्थिति में बैठे उसके आधार पर वो लगभग आपको संपूर्णतया 75% अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में, जहां राहु तो बढ़िया, केतु मानसिक तनाव देने वाले बन रहे हैं। श्वास बड़ा करिए, प्राणायाम करिए, निद्रा अच्छी लीजिए, घर की सेवा स्वयं से करिए, साफ सफाई, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, लाजवर्त धारण करना चाहिए। नियमित दिनचर्या का पालन करने के साथ साथ मांसाहार का त्याग करना चाहिए। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा, शुभ अंक 2 भी रहेगा। और इस कुंडली के लिए दिशा धन कमाने के लिए अगर देखें तो पूरब और उत्तर है। विवाह करना हो तो तुला राशि तुला लग्न, धनु राशि धनु लग्न, मेष राशि मेष लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जाए। दिशा पूरब या उत्तर हो, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। नक्षत्र स्वाति में दान करना है। पुनर्वसु, विशाखा, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। किसी को भी धन देने से पहले सोचना होगा, किसी से शत्रुता मत करिए। ये आपकी कुंडली है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।